तो इन 3 मांगों को लेकर के, रोजगार कार्यालय को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप जो है अपनी बात को रखें। इस बरसात में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। एक बार तालियों से आप भाई साहब का स्वागत करते हैं। प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद। माफ़ करिएगा, मैं बताया था मैंने इनको, हम मध्य प्रदेश में थे, वहाँ क्योंकि चुनाव होने वाले उसमें ड्यूटी पे थे, तो कल रात को ट्रेन पकड़ के नहीं आ पाए। सवेरे आए, देरी हो गई, तो आने में हम लोग को देरी हो गई। और आप लोग इस बरसात में तो रहने तो दो एक तीन बातें, बहुत लंबी बातें नहीं कहनी है। ये एक तरीके से जब आप लोग आए थे और हमारे साथ बात हुई थी तो एक शुरुआत है। पहली चीज़ तो जो मैंने एक चीज़ देखी है सरकारों की, उसमें हमारी दिल्ली सरकार को भी मैं सीधे सीधे उससे भी सवाल करता हूँ, बाकी सरकारों से। एक ज़माना था जब सरकार का एक काम होता था कि ऐसे ऐसे काम करो जिसमें नया रोजगार बने, मतलब नए लोगों को काम मिले। या तो कहीं फैक्ट्री लगाते थे, या खेती में काम करते थे, या सरकार अपनी तरफ से कोई ना कोई कार्यक्रम करती थी कि जिन लोगों को ऐसे काम नहीं मिल पा रहा है, कम से कम 15 दिन का, 20 दिन का, 2 महीने का, 6 महीने का, कुछ रोजगार और कुछ उसको काम मिल सके। अब मैंने ये देखा है कि सरकारों ने एक बिल्कुल नया पैतरा बदल दिया है। नया रोजगार बनाना, नया काम बनाना तो नहीं करते हैं, जो काम बन रहे हैं उन पर बैठ के अपनी मोहर लगाने लगते हैं। जैसे बहुत सी सरकारें करती है, आपकी दिल्ली सरकार भी कंपनियों को बुलाती है और लोगों को बुलाती है, तो कंपनियों के अंदर नौकरियां हैं तभी तो कंपनियां आ रही हैं। तो आपकी बेटे को नहीं देगी तो इनकी बेटे को देगी। कोई कंपनी में सीधे जाके नौकरी ले लेगा, तो कोई रोजगार के जो मेला लगता है, सम्मेलन लगता है, उसमें जाके ले लेगा। नया रोजगार नहीं बनता है। इन 4 बेटों के माँ का को मिल जाता है, नहीं तो उन 4 माओं के बेटों को मिल जाता है। हम लोगों का ये कहना है कि पहले तो सरकारों को, जैसे पहले होता था, सरकार जब भी कोई नीति लाती थी उसमें सबसे पहले वो इस चीज़ को कहती थी कि हमारे इस काम से नए रोजगार कितने बनेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और दूसरा ये उनका कहना था, क्योंकि आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया है उसके पीछे किस तरीके से आप क्या बातें कहते हैं वो तो मैं आपने कहा भी है कि आपकी टीम मुझे सिखाएंगे। लेकिन हमने देखा था सरकार ये कहती थी कि अगर इतने रोजगार हम बना पा रहे हैं, इतने लोगों को कुछ ना कुछ काम मिला हुआ है और इतने नए लोगों को काम देना है, तो फिर हम अपना जितना धन बचा है, जितना काम बचा है, कम से कम ऐसे काम लगाएं जिसमें नए लोगों को काम मिले। इसमें बहुत सी प्रथाएं सरकार ने चालू की। ग्रामीण इलाकों में बहुत काम किए, आपके शहरों में भी काम किए, अब बहुत सी ऐसी जगहों पे। और इसीलिए आज से 8, 10, 15 साल पहले कम से कम ये हालत नहीं होती थी कि लड़का अगर पढ़ लिख गया है तो बिल्कुल बेरोजगार में घर में बैठा। ठीक है, उसे ज़्यादा पैसा ना मिले तो कम से कम घर चलाने भर को तो किसी न किसी के घर में पैसा 2-4 रुपया आ जाया करता था। ये वही दिल्ली है, ये वही शहर हैं जहाँ हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में अगर कोई बेरोजगार होता था तो बड़े शहरों की तरफ जाता था कि वहाँ हमें घर मिल जाएगा और कहीं ना कहीं नौकरी और काम मिल जाएगा। तो एक तो मेरा यह है कि आप सबके साथ मिलकर हमें राज्य सरकारों से, भारत सरकार से इस बात की बात पुरजोर तरीके से करनी पड़ेगी कि आपकी जो भी आप कानून और कार्यक्रम बनाते हैं उनमें नए रोजगार आपको बनाने पड़ेंगे। और जहाँ नहीं बना सकते हैं वहाँ या तो मनरेगा जैसा काम जो आप गाँवों में कर रहे हैं उसका कोई तरीका आप शहर में लाइए, कोई भी लाइए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सुझाव वो मांगेंगे, सुझाव दें। लेकिन कोई शहर का बच्चा पढ़ लिख के, बच्ची पढ़ लिख के या ना भी पढ़ लिख पाए, घर बैठी रहे और कोशिश करके भी, मन करके भी वो काम ना कर पाए, इससे बड़ी मेरे ख्याल से सरकार की नीतियों पर कोई गाली नहीं हो सकती। और इस पर तो सरकारों को काम करना पड़ेगा। दूसरी बात जो उन्होंने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बताई थी, अभी जो पेंशन की आपने बात बताई है, बहुत सी चीज़ें दी जाती हैं, सरकार बहुत सी सहूलियतें देती है। कहीं कोई चीज़ फ्री करती है, कोई बिजली फ्री करता है, कोई बस फ्री करती है, कोई गाड़ी करता है। तो नहीं किया ना किया, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन ये किया था कि कुछ ऐसे हमारे यहाँ लोग हैं जो ज़्यादा दिक्कत में आते हैं, जैसे बुजुर्ग हैं। आजकल आप लोग सब जानते हैं, हम लोग सब ऐसे समाज से हैं जहाँ बच्चे और माँ बाप साथ रहते हैं, लेकिन फिर बहुत सी ऐसी जगह हो गई हैं जहाँ माँ बाप का कोई ख्याल नहीं रखता है। 50-60 साल की बेचारी माँ हो जाती है, बाप हो जाती है, कभी घर से बाहर कर देते हैं, कभी दुर्भाग्य से बेटा बीमार पड़ गया, बेटी आ गई, बहू के साथ दिक्कत हो गई। तो वृद्धा पेंशन जो रखी गई थी इसीलिए रखी गई थी कि और कुछ नहीं तो कुछ तो उसके जेब में सहूलियत जाएगी। 2000, 4000, 5000, 6000 रुपया उसमें जाएगा
कि उसको एक दवाई खरीदनी है, उसका बेचारे का चश्मा टूट गया है, उसको सर्दियों में शाल अम्मा को चाहिए, उसको एक छाता चाहिए बरसात के लिए, उसके बेटे और बहू आजकल नहीं देते। और ये वृद्धा पेंशन जो हटाई गई है, इससे बड़ा मेरे ख्याल से सरकार पाप नहीं कर सकती। इसको पूरी तरीके से, और जिसको अंग्रेजी में शब्द यूनिवर्सल, मतलब हर वो व्यक्ति जो उस उम्र की कैटेगरी में आता है उसको करना पड़ेगा। और जैसे पिछली कांग्रेस की सरकार ने भी किया था, मैं इसमें राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि महिला और पुरुष दोनों को उस तरीके की सैलरी मिलनी चाहिए। अगर माई बाप आप दोनों जिंदा हैं, दोनों को उस तरीके की सैलरी मिले। और इसी के साथ साथ बहुत सी और सैलरी थी। हमारे बहुत सी विकलांग भाई बहन हैं, जिसको दिव्यांग कहते हैं प्रधानमंत्री, जो देख नहीं पाते या मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनको काम नहीं मिल पाता है, कुछ ना कुछ उसको 2000, 3000, 5000 रुपया अगर उसको सैलरी मिलती थी तो क्यों नहीं उसको मिल पाती। आज आप किसानों को दे देते हैं 2000 रुपया, आज आप बिजली के लिए दे देते हैं 1000 रुपया, तो ज़रूरतमंद को वो सरकारें क्यों नहीं दे पाती है। उसके लिए बरसात हो रही, इसलिए बहुत लंबा नहीं कहूँगा, उस विषय पर तो हमें बात करनी पड़ेगी। और तीसरी बात है, जो हमारे यहाँ न्यूनतम कहा जाता है कि कम से कम इतना लोगों को मिलना चाहिए, वो मुझे अभी आपके संगठन के लोगों ने बताया कि जितना मिलना चाहिए उसका 40 या 50% भी शायद लोगों को नहीं मिल पाता है। और ये गैर कानूनी है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सरकार अपने ठेकेदारी में भी इस तरीके का पैसा नहीं देती है। आज ही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिस ट्रेन से आया, उस ट्रेन से मैं जब उतरा तो बरसात हो रही थी, हम लोग एक जगह फंसे पड़े थे, तो वहाँ कुछ लोग सफाई कर्मचारी जो थे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में बाहर काम कर रहे थे, और उनके यहाँ MCD की जगह एक प्राइवेट कंपनी का तमगा लगा हुआ था। तो मैंने ऐसी बात करते करते पूछा, मैंने कहा ये ठेकेदारी आपको क्या इन्होंने दी है, मेरे रेलवे वालों ने दी? उनका नहीं साहब, हम लोग MCD की तरफ से अभी 15 दिन पहले लगाए गए हैं। हम भी कहा किस कंपनी से? कहने का उन्होंने क्या किया कि सफाई जो आते थे उनको हटाकर उनको ठेका दे दिया है। तो हमने कहा ठेका दे दिया है, ठीक है, तो कितना तुमको मिल रहा है? कहने का 10,000 रुपया महीना। वो मेरे ख्याल से यहाँ से न्यूनतम से कम है। और मैंने कहा 10,000 रुपया में? कहने का 10,000 रुपया में 1000 प्रोविडेंट फंड रख देते हैं, 1000 सिक्योरिटी रख देते हैं, और 1000 हमारे आने जाने का और जो झाड़ू का खर्चा वो रख लेते हैं। कौन सा झाड़ू यहाँ एक महीने में 1000 का आता है, मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो मेरे ख्याल से 3-4 महीने में भी 1000 का झाड़ू हम लोग अपने घर में खरीद पाते हैं। आज ये हालत हो गई है कि बेचारे सपारा सफाई कर्मचारी भी अपने पैसे से झाड़ू खरीद रहा है। और 60,000 रुपये में जो बेचारा मैंने देखा, उस बरसात में वो लोग काम कर रहे थे। सवेरे 4 बजे 5 बजे हमारी मातें बहनें लग जाती है सफाई में, 11-12 बजे तक करती हैं। न खाने को कोई जगह है, न बाथरूम जाने की कोई जगह है, गीला हो जाए तो कपड़े बदलने की कोई जगह नहीं है, सामान रखने की कोई जगह नहीं है। उस हालत में भी उसको मेरे ख्याल से मुश्किल से 150-200 रुपये दिन का मिलता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। क्योंकि हमारा ये है कि इन तीनों पे जब आप काम करेंगे और बात ऊपर करेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ, चाहे दिल्ली की सरकार की बात हो, चाहे भारत सरकार की बात हो, चाहे और राज्य सरकारों की बात हो। और ये जो आप बात कही गई है आपकी एक अधिकार की और रोजगार की बात, एक वोट और एक रोजगार, उसको किस तरीके से हम बात करेंगे वो तो आप लोग बेहतर बनाएंगे। लेकिन जब छोटे छोटे मुद्दे हम उठाते हैं तभी बड़े मुद्दों की तरफ आप पढ़ते हैं। एक तरफ से एकदम बड़े मुद्दों की बात नहीं होती। हमारे बच्चों को काम मिले, जहाँ बेरोजगारी हो वहाँ सरकार या तो ऐसी नीति लाए कि नए काम बने, और नहीं तो ऐसे काम करवाए जहां हमारी मेहनत से कुछ ना कुछ हमको मिल सके। हमारी पेंशनें जो सबसे ज़रूरी है उन वर्गों में जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, सबसे ज़्यादा बुरे हाल में, उनको मिले। और तीसरा ये है कि न्यूनतम मजदूरी जो है, बल्कि मैं तो कहता हूँ न्यूनतम मजदूरी भी नहीं। एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, संविधान में तो नहीं, कानूनों में न्यूनतम मजदूरी कही गई है। लेकिन जिस चीज़ पर हमारा संविधान बनता है, आज से मैं पुरानी बात नहीं करूंगा, आज से करीबन 80 साल पहले इसको कहा गया था, अंग्रेजी में कहा गया था, एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, लिविंग वेज, मतलब रहने भर का पैसा। सिर्फ कम से कम नहीं, ये कहा गया था कि जिसमें कम से कम एक परिवार जीवित रह सके, इसको लिविंग जीने का जिसको मिल सके उतना कम से कम रोजगार मिलना चाहिए। मतलब हमारी बहन अगर काम करें तो उसको इतना उस दिन में मिलना चाहिए कि वही नहीं, उसका 5 या 6 लोगों का परिवार भी उसमें पल सके, उसमें अगर इसकी सास और इनके ससुर हैं वो भी पल सके, उनकी दवाई भी हो सके, बच्चे स्कूल भी जा सके, कल को कोई शादी ब्याह हो उसके लिए 2 रुपया भी ये जो है महिला अपने आप इकट्ठा कर सके। केवल 2 रोटी के लिए तनख्वाह देने का नहीं है, तनख्वाह अपने जीवन को सामान्य सरल सादे रूप से इतना चला सके कि अगर इसका आज ठीक है क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है, तो इसका कल भी भविष्य जो है सुरक्षित रहे। इतनी बातों के साथ मैं पहले माफ़ी मांगूंगा, देरी से आया। बहुत सी बहनें हमारी